and welcome to DM But Group Tuition, a place for all the rankers. हमने ऑलरेडी क्लास 8 का और वो भी एसएस का चैप्टर नंबर 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या कुछ देख लिया है अब तक। तो सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसके बारे में सब कुछ हमने जान लिया। उसके बाद हाउ वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी हमने सीख लिया है। अगर हम थोड़ा आगे चल के अगर देखें तो व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इफ देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके अलावा हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अवर कंट्री। ये सारी की सारी चीजें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ले ली है। आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज जितने भी अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करने वाले हैं, और उसके अलावा आज ये चैप्टर पूरा खत्म करने वाले हैं। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि भाई जितना हो सके इतना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, क्योंकि जितना ज्यादा आप देखोगे उतना ही जल्दी आपको आ जाएगा। और इस वीडियो को मैं रेकमेंड करना चाहूंगा कि आपको पूरा ही देखना है, क्योंकि आपकी एग्जाम में ये वीडियो तकरीबन 2 से 4 मार्क आपको दे के ही जाने वाला है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें सबसे पहले आज हम क्या लेने वाले हैं, तो आज हम सबसे पहले लेने वाले हैं सैलिएंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि स्पेशलिटी क्या है अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या क्या बढ़िया वाली बातें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है। सबसे पहले आज हम वही सीखने वाले हैं। आज सबसे पहले हम सीखने वाले हैं डेमोक्रेटिक रूल, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या, तो डेमोक्रेसी को हम लोकतंत्र भी बोल सकते हैं या प्रजातंत्र भी बोल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इंडिया का सबसे बढ़िया वाली चीज कौन सी है, तो इंडिया की सबसे बढ़िया वाली चीज यही है कि वो एक डेमोक्रेटिक रूल है। इंडिया हैज एडॉप्टेड द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले तो आप इतना समझ लीजिए कि इंडिया ने ऑलरेडी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एडॉप्ट किया हुआ है। जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड इन अवर कंट्री एवरी 5 years। अगर आप देखें, अगर ऐसा देखा जाए तो हमारे देश में तकरीबन हर 5 सालों में इलेक्शन होते हैं। तो ये एक एमसीक्यू का भी मैटर है, तो आपको एमसीक्यू की वजह से भी उसको याद रखने की जरूरत तो है ही है। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। सिटीजन्स above the age of 18 are eligible to cast their vote। सबसे बढ़िया वाला एमसीक्यू, सबसे बढ़िया वाली बात, डेमोक्रेसी की सबसे बढ़िया वाली बात है कि जो आदमी या जो लड़का या जो लड़की 18 प्लस हो जाए, यानी 18 उम्र से ज्यादा उम्र वाले लोग वोट कर सकते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। हाउ कैन वी इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। डेमोक्रेसी इलेक्शंस के बिना पूरी है ही नहीं। तो जब किसी देश में अगर फेयर इलेक्शन रहते हैं तो एब्सोल्युटली हम ऐसा कह सकते हैं कि वो देश डेमोक्रेटिक है। पीपल ऑल ओवर द कंट्री प्ले देयर रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। और जितने भी देश के लोग हैं वो अपना नेता खुद चुनते हैं। यहां पे आप खुद कोई नेता नहीं बन जाता, आप खुद कोई लीडर नहीं बन सकता। यहां पे क्या है, वो लोग अपना लीडर खुद चुनते हैं हर 5 साल। एनी वोटर ऑफ द कंट्री कैन कंटेस्ट इन इलेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर रिलीजियन, कास्ट, क्लास और जेंडर। देश का कोई भी नागरिक हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी क्लास का हो या कोई भी जेंडर का हो, वो इलेक्शन में खड़ा रह सकता है। आप जानते हो कि हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी was having a tea stall. He was used to be a tea vendor। लेकिन आज देखिए उनकी प्रतिभा के कारण वो आज देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो
यही है डेमोक्रेसी का पावर। एक चाय बेचने वाला आदमी देश का इतना सबसे बढ़िया वाला प्रधानमंत्री भी बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ आप में वो टैलेंट होना जरूरी है। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रूल फॉर 5 years, और यहां पे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5 सालों तक अपना टेन्योर, अपना कार्यभार निभा सकते हैं। Every citizen enjoys the freedom to follow religion of his or her choice, as well as freedom of speech, एक्सप्रेशन एंड थॉट्स। यहाँ पे आप कोई भी रिलीजियन फॉलो कर सकते हो, आप अपने चॉइस का कोई भी रिलीजियन फॉलो कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी यहाँ अभिव्यक्ति की फ्रीडम है, यहाँ हमें अभिव्यक्ति की फ्रीडम मिलती है, एक्सप्रेशन की फ्रीडम मिलती है, विचारों की फ्रीडम मिलती है। ये सब कुछ हमें जो कुछ भी दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि हमारा नेशन, हमारा देश डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में मानता है, यानी प्रजातंत्र सबसे ऊपर है यहाँ पे। सेकेंड वन इज सेक्युलरिज्म। जो दूसरी जो बढ़िया वाली बात अपने कॉन्स्टिट्यूशन की है वो है सेक्युलरिज्म। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म यानी अपना देश धर्मनिरपेक्ष है, धर्म से या जाति से ऊपर है अपना देश, दैट इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म। अ सेक्युलर नेशन मीन्स that the government does not conform to the norms of any particular religion in its system of governance। यहां ऐसा ही बताना चाहते हैं सेक्युलरिज्म नेशन का मीनिंग क्या होता है या सेक्युलर नेशन का मीनिंग क्या होता है। तो सेक्युलर नेशन का मीनिंग इतना ही होता है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो जो रिलीजियन, जितने भी रिलीजियन देश में माने जाते हो सभी के अनुरूप रहती है, और जो भी उनके रूल्स रहते हैं, जो भी वो जाति या धर्म के रेगुलेशंस होते हैं, अगर वो कायदे में रह के या लॉफुल जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है तो उसमें बिल्कुल दखल अंदाजी देश नहीं करेगा। तो उनके जितने भी रूल्स और रेगुलेशन, किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर, इफ दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर लॉफुल, उसमें बिल्कुल भी सरकार, अपनी गवर्नमेंट अपनी बिल्कुल दखल अंदाजी करती नहीं है। दैट इज द रियल सेंस ऑफ सेक्युलरिज्म। और जो बढ़िया वाले सेक्युलरिज्म नेशन होते हैं या बढ़िया वाले जो सेक्युलर नेशन होते हैं उनमें ये सभी चीजें देखी जाती है, एंड इंडिया इज वन ऑफ देम। सिटीजंस आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड। डिस्क्रिमिनेटेड माने क्या? भेदभाव करना। सिटीजंस आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फेथ, सेक्ट और रिलीजियन। यहां पे अगर देखा जाए तो यहाँ के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी सिटीजन हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी दीन, पंथ या समुदाय के हो, उनके साथ कभी भी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव किया नहीं जाता। एवरी सिटीजन एंजॉयज द राइट to follow and propagate the religion of his or her चॉइस। ऐसा भी कह सकते हैं कि जो भी रिलीजन, जो भी धर्म में आप मानते हो, उस धर्म के जितने भी रिचुअल्स है, ट्रेडिशंस है, सभी को आप खुले दिल से एंजॉय कर सकते हो। और कोई भी चीज अगर आप प्रोपोगेट करना चाहे या किसी भी अगर आप अपने धर्म का सही कायदे में रह के अगर प्रचार कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक आप कोई भी लॉलेस काम नहीं करते तब तक नेशन इन सारी चीजों में कोई आप पे कंट्रोल या कोई रूल्स और रेगुलेशन आप पे डालता नहीं है। तो सबसे पहली वाली बात जो सैलिएंट फीचर की अगर बात की जाए तो वी हैव अ डेमोक्रेटिक रूल। सेकेंड वन इज सेक्युलरिज्म। ओके, ये सारी चीजें 2 मार्कर में भी आ सकती है, तो आपको पूरा सवाल बिल्कुल ही याद कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं। द थर्ड वन इज रिपब्लिक। सबसे तीसरी वाली जो बात आती है अपने में, इट इज कॉल्ड रिपब्लिक, यानी कि अपना देश कैसा है? गणतंत्र है, फ्री है, ऐसा बोल सकते हैं। रिपब्लिक मीन्स अ गवर्नमेंट दैट ऑब्टेन्स पावर from people
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहां गवर्नमेंट पावर नहीं है, यहां लोग जो है, लोगों में पावर बसता है और गवर्नमेंट लोगों के पास से पावर लेती है। आप समझिए, डेमोक्रेटिक नेशन में ऐसा ही होता है। डेमोक्रेटिक नेशंस आर ऑलवेज रिपब्लिक। व्हाई दे आर रिपब्लिक? तो देयर इज रीजन बिहाइंड दैट कि यहां पे क्या होता है, तो पावर किसको चुनना है, किसको जिताना है, किसको हराना है, किसको पीएम बनाए, किसको पीएम नहीं बनाना, वो सब कुछ डिसाइड कौन करता है? तो ये सब कुछ डिसाइड करती है जनता, पब्लिक। या सबसे पहले पब्लिक या लोगों को ही सबसे पहले पायदान पे रखे जाता है। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट जो भी पावर होता है, वो पावर लेती किस में से है? तो वो लेती है जनता से ही, वो पावर लेती है। दैट इज द पावर ऑफ रिपब्लिक दैट वी कैन से। वी हैव adopted a democratic republic system of government, which means that powers are not limited in the hands of a few प्रीविलेज्ड पीपल। यहां पे हमने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम को अपनाया है। क्यों अपने हम लोगों ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम को ही अपनाया? तो उसके अपनाने के पीछे अपना मेन उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि हम लोग कुछ प्रिविलेज लोग, यानी कि जो बड़े लोग हैं, जो लैंडलॉर्ड्स टाइप ऑफ लोग थे, जो जो राजा रजवाड़े थे, उनके हाथ में पावर देना चाहते नहीं थे कि 10वीं सदी लोग बाकी की 90% लोगों पे रूल करें। ऐसा हम बिल्कुल इच्छते नहीं थे। इसी वजह से हम लोगों ने क्या एडॉप्ट किया? तो इसी वजह से हमने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम को ही हमने एडॉप्ट किया है। रादर इट इज एक्सेसिबल टू ऑल द citizens irrespective of their caste, क्लास, रिलीजियन और जेंडर। अगेन, जो भी ये जितना कुछ भी रिपब्लिक के लिए हो रहा है या डेमोक्रेसी में हो रहा है, वो सब कुछ इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्लास, रिलीजियन और जेंडर। यहां पे जाति होती है या दीन होता है, धर्म होता है, पंथ होता है, समुदाय होता है, ये सारी चीजें देखी ही नहीं जाती। सिर्फ और सिर्फ आप इंडियन सिटीजन हो, वही देखा जाता है। तो यहां आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कुछ भी हो, वो आप दूसरे पायदान पे आते हैं। सबसे पहले आप इंडियन हो, ये चीज आपको सबसे ज्यादा याद रखनी है। थिंग्स टू नो, वैसे ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको ये जान लेना जरूरी है। शायद आपके स्कूल के टीचर इसमें से कोई एमसीक्यू ही निकाल दे। ओके, चलिए। एनी कॉमन पर्सन, मैन और वुमन, be a hawker or a vegetable vendor, can become the sarpanch of village. For example, a mason, Manji Bhai, contested election of legislative assembly and became the member of legislative assembly, MLA। यहां पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कोई मंजी भाई करके कोई व्यक्ति थे जो मैसन थे, जो कड़िया काम करते हैं ना, उनको मैसन बोलते हैं, जो लेबरर जिसे बोलते हैं वो। तो ही वॉज वंस अ लेबरर, और उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने, मंजी भाई ने इलेक्शन में वो खड़े रहे, और आज वो क्या है? तो आज वो एमएलए है, यानी कि विधानसभा के वो सदस्य है। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा। ओके, तो विधानसभा के सदस्य। अगर गुजरात की विधानसभा की बात करें तो गुजरात की विधानसभा गांधीनगर में है। आपने कई बार देखी भी होगी, अगर नहीं देखी तो जब भी आप गांधीनगर जाओ, पापा को बोलना कि मुझे लेजिस्लेटिव असेंबली देखनी है। पापा जानते होगे, वो आपको वहां पे लेके जाएंगे। चलिए, यहां पे भी एक बढ़िया वाला एग्जांपल दिया, लेकिन मैं तो यहां पे अगर एग्जांपल देता तो मैं मिस्टर नरेंद्र मोदी का ही देता कि वंस ही वाज जस्ट अ टी वेंडर एंड राइट नाउ ही इज द पीएम ऑफ इंडिया, वी कैन से। चलिए, यहां पे थोड़ा जनरल गवर्नमेंट का एक फ्लो चार्ट भी दिया गया है। सबसे पहले प्रेसिडेंट आता है। ओके, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट आते हैं, उनके नीचे क्या होता है? लेजिस्लेचर होता है। लेजिस्लेटर में क्या होता है? पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट के नीचे क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा रहती है। प्रेसिडेंट के डायरेक्ट रूल के नीचे कौन आता है? तो एग्जीक्यूटिव रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहते हैं। यहां प्रेसिडेंट को सबसे ऊपर का दर्जा दिया गया है, शायद प्राइम मिनिस्टर से ऊपर का दर्जा। चलो, जुडिशरी में अगर बात करें तो जुडिशरी में क्या आती है? सुप्रीम कोर्ट आती है। सुप्रीम कोर्ट कहां पे आती है? जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि दिल्ली सरकार की बात आती है, वहां पे क्या रहती
रहती है? सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर वाले पायदान पर रहती है एज फार एज जुडिशरी इज कंसर्न। ओके, अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, जैसे कि गुजरात एक स्टेट है आप जानते हो, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करो सबसे ऊपर कौन आता है? गवर्नर आता है। यहाँ जहां तक हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे ऊपर कौन आता है? तो वहां पे प्रेसिडेंट आता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करो तो स्टेट गवर्नमेंट में सबसे ऊपर कौन आते हैं? गवर्नर आते हैं। उनके नीचे लेजिस्लेचर आता है। लेजिस्लेचर में क्या होता है? ओके, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा नहीं होते, यहाँ पे विधानसभा होती है। तो देखिए लेजिस्लेचर में नीचे क्या है? स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा एंड विधान परिषद इसे बोलते हैं। ओके, चलिए गवर्नर के डायरेक्ट अंडर में क्या आता है? तो एग्जीक्यूटिव, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर। तो एग्जीक्यूटिव थे सेंट्रल में भी, जब हमने बात की थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उसमें भी एग्जीक्यूटिव था, एग्जीक्यूटिव के बाद प्राइम मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। जबकि यहां पे क्या है? तो यहां पे एग्जीक्यूटिव के बाद अगर स्टेट है तो स्टेट में कौन रहता है? स्टेट में प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते, स्टेट में कौन रहता है? चीफ मिनिस्टर रहता है। तो एग्जीक्यूटिव के नीचे कौन रहेगा? चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर के बाद कौन आएंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेंगे। उसके बाद में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी रहता है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले पंचायत, जो गांव में रहती है वो पंचायत जिसे हम बोलते हैं। ओके, और जब शहरों की, बड़े शहरों की अगर बात करें तो बड़े शहरों में क्या होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपल बोर्ड रहता है। अगर आप अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, बड़ौदा ऐसे बड़े बड़े शहरों में अगर रह रहे हो तो वहां पे क्या होंगे? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गए। लेकिन आप छोटे छोटे अगर गांव में रहे हो, वो बढ़िया वाली लाइफस्टाइल, वो स्लो लाइफस्टाइल अगर आप इंजॉय कर रही हो तो वहां पे पंचायत होंगी। ओके, और जुडिशरी की अगर बात की जाए तो यहां पे जुडिशरी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, यहां पे 3 टाइप्स ऑफ जुडिशरी है। ओके, सबसे निचले वाले हिस्से में आती है सबऑर्डिनेट कोर्ट। ओके, जहां पे छोटे छोटे वाले किस्से, जो छोटी बड़ी बातचीत हो गई है, थोड़ी मारपीट हो गई है, ऐसे छुटपुट जैसे जो केस चलते हैं उसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। उसके बाद में आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके, राइट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर क्या रहता है? जिसे बोलते हैं हम हाई कोर्ट। ओके, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का पूरा फ्लो चार्ट है, किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है और ये किसका है भाई? स्टेट गवर्नमेंट का है। तो किस तरह से ये सारी चीजें गवर्नेंस होती है, आप ये फ्लो चार्ट के जरिए बिल्कुल से जान सकते हो। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे क्या दिया गया है? चलो, रिप्रेजेंटेटिव्स, एनेक्ट लॉज। ओके ओके, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, यहाँ ये सब आने ही वाला है अभी। चलिए देखिए यहाँ पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। लिख लीजिए, ये आपको 1 मार्कर में आने वाला है, ये आपको 1 मार्कर में आने ही वाला है कि व्हाट आर दी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से हैं? लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आर दी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। आप याद रखिएगा इन 3 चीजों को, कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ओके, चलिए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। लेजिस्लेचर मेक्स लॉस। लेजिस्लेचर माने विधानसभा बोल सकते हैं। तो लेजिस्लेचर मेक्स लॉ, वो कायदे बनाते हैं। विधानसभा में क्या होता है? कायदे, अगर कोई नया रूल लाना हो, नया लॉ लाना हो तो वो कहां पे बनेगा? लेजिस्लेचर के द्वारा बनेगा। एग्जीक्यूटिव विद द हेल्प ऑफ सिविल सर्विस ऑफिसर्स इंप्लीमेंट्स द लॉ। ओके, तो एग्जीक्यूटिव जितने भी रहते हैं हर स्टेट में, हर सेंटर में एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं, और एग्जीक्यूटिव्स की टीम में कौन होती है? तो एग्जीक्यूटिव की टीम्स में सिविल सर्विस ऑफिसर्स। सिविल सर्विस ऑफिसर्स आपने कई बार सुना होगा, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस। ओके, ऐसे बहुत सारी बढ़िया वाली जो पोस्ट रहती है, काफी अच्छा पढ़ना पड़ता है, काफी बहुत पढ़ना पड़ता है, यूपीएससी के एग्जाम क्लियर करनी पड़ती है। अगर आपने यूपीएससी के एग्जाम क्लियर कर दिए, बस हो गया आपका, सिविल सर्विसेज में आपको पोस्टिंग मिल जाएगा। तो जैसे ही आपको सिविल सर्विसेज में पोस्टिंग मिल जाएगा, आप डायरेक्ट किसको ऑबे करेंगे? तो आप डायरेक्ट किसको ऑबे करेंगे? एग्जीक्यूटिव्स को ऑबे करेंगे। तो उनकी टीम में आप शामिल हो जाओगे, और जितने भी लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए हुए हैं वो सारे लोग किस तरह से इंप्लीमेंट करवाने हैं वो आप देखोगे। ओके, एंड जुडिशरी मेक्स पीपल फॉलो द लॉ। और जुडिशरी जो अपना न्याय तंत्र है, जुडिशरी माने क्या? न्याय तंत्र। अपना न्याय तंत्र क्या करेगा? मेक्स पीपल फॉलो द लॉ। वो देखेगा कि भाई लोग ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एंड डज द वर्क
ऑफ प्रोवाइडिंग जस्टिस, और वो लोगों को न्याय यानी कि जस्टिस दिलाने का काम करेगा। ओके, तो ये पूरी एक सेंट्रल गवर्नेंस और एक स्टेट गवर्नेंस है, ये एक बॉडी होती है और उस बॉडी के अनुसार ही सारे काम चलते रहते हैं। यहाँ पे कुछ थिंक भी दिया है, आपको कुछ सोचना है। गुजरात ऑल्सो हैज विधानसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड हाई कोर्ट, वाई सो? ओके, कोई बात नहीं, हमने जो ऊपर पढ़ा उसी का हिस्सा है ये। ओके, तो इसमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात तो नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें क्वेश्चन के अनुसार आएगी भी नहीं। चलो, सबसे लास्ट वाला पॉइंट हम ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फेडरल स्टेट। अब आप बोलोगे सर फेडरल स्टेट माने क्या? यानी संघीय, संयुक्त स्टेट जिसे बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फेडरल स्टेट। ज्यादा आप पढ़ोगे उसके बारे में ही मालूम पड़ेगा कि व्हाट इज कॉल्ड फेडरल स्टेट। अगर फेडरल का हिंदी की अगर बात करें तो उसका हिंदी होता है एब्सोल्युटली संघीय या संयुक्त, हम बोल सकते हैं। दैट इज, या इंडिया इज अ फेडरल स्टेट, या अखंड भारत जिसे बोलते हैं ना। ओके, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया का, जो अखंड भारत का, ओके, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया का ड्रीम साकार किया था, बस उसी को बोलते हैं फेडरल। तो इंडिया इज अ फेडरल स्टेट। तो जितने भी इंडिया में जितने भी स्टेट्स है या यूनियन टेरिटरीज है, इन सभी को जो भी रूल्स या रेगुलेशन इंडिया के रहेंगे उन सबको फॉलो करना ही है। दे ऑल मस्ट follow the laws and regulations and even the constitution and even the judiciary of India. तो उसे क्या बोलते हैं? फेडरल बोलते हैं। There is a distribution of subjects on which the central or the state governments can frame laws. Okay, तो absolutely यहाँ पे क्या है कि distribution of subjects रहता है। Okay, कि कौन सा सब्जेक्ट यानी कौन से मैटर पे कौन डिसीजन लेगा, कौन से मैटर पे कौन लॉ फॉर्म करेगा, वो सारी चीजें फेडरल स्टेट में रहती हैं। ओके, तो कुछ लॉज क्या होते हैं, तो कुछ ऐसे लॉज है जो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही फॉर्म कर सकती है। जैसे आपने अभी सुना होगा जीएसटी का लॉ आया है। ओके, जीएसटी 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 हम बहुत सुन रहे हैं, जीएसटी जीएसटी जीएसटी। तो एब्सोल्युटली जीएसटी कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। जीएसटी का लॉ कहां से आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा। सो सिंपल इज दिस। ओके, लेकिन चलिए इसी के सामने बहुत सारे लॉज और रेगुलेशन ऐसे होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करती है। जैसे टैक्स लेना। ओके, तो टैक्स यानी पेट्रोल और डीजल पे बहुत सारा टैक्स सभी स्टेट्स ले रहे हैं। सभी स्टेट्स पेट्रोल और डीजल पर अभी बहुत सारा टैक्स ले रहे हैं। आप पूछिए डेट से, आपको मालूम पड़ेगा। तो वो स्टेट्स कौन ले, वो टैक्स कौन लेता है, वो स्टेट इंप्लीमेंट कौन करता है, वो कितना टैक्स रहेगा वो नक्की वो डिसाइड कौन करेगा? तो वो डिसाइड करेंगे स्टेट गवर्नमेंट। सही है कि नहीं है? तो स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में भी अमुक सब्जेक्ट्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में भी अमुक सब्जेक्ट्स है। अकॉर्डिंग टू दो सब्जेक्ट्स दे आर गोइंग टू फॉर्म लॉ एंड रेगुलेशंस एंड रूल्स अकॉर्डिंग टू दैट। चलिए, देयर आर 3 सच लिस्ट्स: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉनकरेंट लिस्ट। ओके, यहां पे ऐसी 3 लिस्ट बनती है। सबसे पहले यूनियन टेरिटरीज। ओके, तो यूनियन टेरिटरीज में अगर दीव जाओगे, दमन जाओगे, तो वहां के रूल्स थोड़े बहुत अलग रहेंगे, राइट? तो वो यूनियन लिस्ट बनेगी। स्टेट की भी एक लिस्ट बनेगी और कॉनकरेंट लिस्ट भी बनेगी। कॉनकरेंट यानी कि क्या? तो समवर्ती जिसे बोलते हैं, संगामी लिस्ट, यानी कि सबको मिक्स करके, सबको मैशअप करके जो एक रूल बनेगा वो सभी किसमें कहलाएंगे? वो सभी कहलाएंगे कॉनकरेंट लिस्ट में जाएंगे। लॉस framed by the central government are applicable to the entire nation। लेकिन जो भी रूल, जो भी लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी वो सभी स्टेट्स या सभी यूनियन टेरिटरीज को मानना ही होगा। जैसे जीएसटी, तो जीएसटी इंडिया में आप कहीं पर भी चले जाइए, जीएसटी सेम ही रहेगा, जीएसटी लिया ही जाएगा। चलिए, सबसे लास्ट वाली बात पे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। ओके, हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए। फंडामेंटल राइट्स माने क्या? तो फंडामेंटल राइट्स माने मौलिकता के अधिकार जिसे बोलते हैं, वो भी हमें दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ देम। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स
आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसे प्रोवाइड कौन करता है? जो फंडामेंटल, जो मौलिकता के जो राइट्स है, वो जो मौलिकता के जो हमारे हक है, वो प्रोवाइड हमें किसके द्वारा किए गए? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किए गए हैं। दैट वाज एडॉप्टेड ऑन 26th ऑफ नवंबर इन द ईयर 1949। आप जानते हो कि अपना जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन कब गया था, एडॉप्ट कब हो गया था? वो एडॉप्ट हो गया था 26th ऑफ नवंबर 1949 को, लेकिन उसे इंप्लीमेंट कब किया गया था? बट वाज पुट इन यूज ऑन 26th ऑफ जनवरी 1950। तो 26th ऑफ जनवरी 1950 को इसे क्या किया गया था? इंप्लीमेंट किया गया था, यानी कि लागू किया गया था। The fundamental rights of Indian citizens guarantee that the residents of the land can lead a peaceful life as long as they inhabit the country। बस यहाँ पे सबसे बढ़िया वाली बात यही है कि जब तक आप भारत के सिटीजन हो, भारत के नागरिक हो, भारत भूमि पर आप जब तक रह रहे हो, तब आप आराम से पीसफुली, किसी के भी डर के बिना, किसी भी के भी दबाव के बिना, या कोई भी टाइप के दबाव के बिना आप आराम से यहाँ पे रह सकते हो, अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो। द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स are most of the time similar in all the democratic countries। अब जितनी भी वर्ल्ड में जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, वो सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के जो फंडामेंटल राइट्स, सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स रहते हैं, वो दुनिया की सभी डेमोक्रेटिक नेशन में तकरीबन एक से ही है। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए हैं, और ये जितने फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए होंगे, शायद दुनिया के बहुत सारे देशों में भी यही फंडामेंटल राइट्स होंगे। चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स टू इंडियन सिटीजन्स इंक्लूड द फॉलोइंग। वो नीचे दिए गए वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स है जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन सिटीजन को दिए गए हैं। नंबर 1, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ओके, लॉ यानी कि कायदे की राह में सभी लोग, कायदे की नजर में सभी लोग समान ही है। कोई राजा नहीं है, कोई रंक नहीं है, कोई पावरफुल नहीं है। ओके, जो कोई गुनाह करेगा तो गुनाह की सजा जिसको भी मिलने वाली है, सभी को एक समान ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी का फेवर होगा, नहीं, किसी का भी फेवर इसमें नहीं होगा। फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कोई भी जाति धर्म आप मान सकते हो, नो इश्यू विद दिस। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुल असेंबली। ओके, एसोसिएशन, आप एक दूसरे के साथ घुल मिल सकते हो, पीसफुल असेंबली बना सकते हो, अपने समुदाय की एक असेंबली बना सकते हो, लेकिन जो कुछ भी हो वो पीसफुल एसोसिएशन असेंबली होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मैंने आपको बताया इसी तरह से अभिव्यक्ति, ओके, विचारों की अभिव्यक्ति, बोलने की अभिव्यक्ति हमें दी गई है हमारे इस राइट के अनुसार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, और जितने भी हमारे सिविल राइट्स है, वो सिविल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए भी हमें राइट दिया गया है। और अगर वो उसका प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है या अपने सिविल राइट्स का कहीं पे भी जाके उल्लंघन हो रहा है, तो रेमेडीज भी उसके बारे में सजेस्ट की हुई है। तो चलिए बस इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ends here. DM sir signing off. Thank you. Bye.